हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व 2 के पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आएँ। तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। तो दुनिया में पहली बार जब क्रांति हुई वो फ्रांस में हुई थी, और फ्रांस की क्रांति के बाद ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, तो फ्रांस की क्रांति से हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कक्षा 9वीं में भी था और कक्षा 10वीं में भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस घटना के बाद हुआ? यूरोप एक महाद्वीप है, तो यूरोपीय महाद्वीप में फ्रांस एक कंट्री है। तो यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद का उदय किस घटना से हुआ? तो फ्रांस की क्रांति के बाद। और फ्रांस की क्रांति 1789 में, 14 जुलाई 1789 में, 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। उसी घटना के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? 1804। तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुई। नेपोलियन ने ही डिक्टेटोरियल शासन का अंत करके स्वयं को सम्राट घोषित किया था। वह बहुत सारे राज्यों को जीतकर फ्रांस में मिला लिया था। तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, वियना कांग्रेस मतलब मीटिंग होती है। वियना कांग्रेस किस वर्ष संपन्न की गई? तो वह तारीख कौन सी है, वह ईयर कौन सा है जिस वर्ष वियना कांग्रेस हुई? तो 1815 में, क्योंकि 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। जब नेपोलियन हार गया तो फ्रांस में फिर से रूढ़िवादी व्यवस्था अपनाई गई। ठीक है, और जिन देशों ने हराया था उन्होंने वियना में एक मीटिंग ली कि नेपोलियन जो रूल लागू किए उनको रद्द कर दिया जाए, और फिर से फ्रांस में रूढ़िवादिता यानी राजाओं के शासन को लागू किया जाए, निरंकुशवाद को लागू किया जाए। तो वियना कांग्रेस 1815 में संपन्न की गई। अगला प्रश्न नंबर 5, किसने जर्मनी के एकीकरण के लिए, जर्मनी कंट्री अभी बना था, जर्मनी कंट्री पहले नहीं था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो किसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोह की नीति अपनाई? यानी हम रक्त लोह का मतलब क्या होता है कि युद्ध, किसी भी तरह युद्ध के डरा के धमका के जर्मनी को एक बनाना है। तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। इनका पूरा नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। कब किया था? 1871। तो 1871 में जर्मनी के एकीकरण के लिए लोह व रक्त की नीति अपनाई गई बिस्मार्क द्वारा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, आंखों में पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक है? आपने एक इमेज देखी होगी अपनी पाठ्य पुस्तक में, जिसमें आंखों पर पट्टी बांधे हुए तथा हाथ में तराजू लिए एक महिला का चित्र है। वह किसके लिए प्रतीक है? हमारे देश में भी सेम ऐसी ही मूर्ति है कि आंखों में पट्टी है और हाथ में तराजू। तो किसके लिए? वो न्याय के लिए। तो इसका सही उत्तर है न्याय। आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है और उसके सही वाले उत्तर पर। जो गलत 3 ऑप्शन होंगे उसको इतना मत ध्यान लीजिए, क्योंकि 3 जो ऑप्शन गलत वाले हैं वो परीक्षा में और अलग तरीके से भी आ सकते हैं, लेकिन सही उत्तर एक दिया जाएगा उन चारों में से। तो आप प्रश्न को समझें और उसके उत्तर को समझें। प्रश्न नंबर 7, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो, उसे क्या कहा जाता है? यानी एक ऐसा समाज, जो ऐसा इमेजिनेशन वर्ल्ड जो रियल में नहीं हो सकता। निरंकुशवाद, कल्पनादर्श, यूटोपिया या बी और सी दोनों? तो कल्पनादर्श, जिसको इंग्लिश में यूटोपिया बोलते हैं। तो आपका उत्तर मान जाएगा बी और सी दोनों। एक ऐसा समाज जो कल्पनादर्श होता है, यूटोपिया होता है और इतना आदर्श होता है कि रियल लाइफ में वह एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार जिसने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, उसका नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने 1848 में फ्रांसीसी
कलाकार था वह 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई फ्रेडरिक सरियो। तो फ्रेडरिक सरियो नाम का एक कलाकार था, फ्रांसीसी कलाकार। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में राष्ट्रीयता की पहचान विकसित की गई उन तरीकों से या उन घटनाओं से या उन पहचानों का नाम बताइए जिससे फ्रांस में राष्ट्रीयता की पहचान विकसित की गई। तो इसके 3 ऑप्शन हैं, पृष्ठभूमि, नागरिक, तिरंगा, यानी उपरोक्त सभी। इन 3 तरीकों से पृष्ठभूमि ले पैट्री, नागरिक ले सिटिजन, तिरंगा ट्राई कलर, इन 3 चीज़ों से, और भी बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन ऑप्शन में 3 है, तो इन 3 चीज़ों से राष्ट्रीयता की पहचान विकसित की गई फ्रांस में। प्रश्न नंबर 10, नेपोलियन का इटली पर हमला व नेपोलियन युद्धों की शुरुआत किस वर्ष हुई? नेपोलियन ने इटली पर हमला कब शुरू किया और इटली के बाद अन्य देशों पर हमला शुरू किया था? तो नेपोलियन का इटली पर हमला व नेपोलियन युद्धों की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर है 1797, 1797 में ये शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में उदारवादी क्रांति कब हुई? फ्रांस में एक तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जब पहली बार नागरिकों ने वहाँ के राजा लुई 16वां के प्रति अपना विरोध प्रकट किया था। लेकिन उदारवादी क्रांति कब हुई? 1848 में, 1848 में फ्रांस में उदारवादी क्रांति संपन्न हुई। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। यूनान जिसको इंग्लिश में ग्रीक बोलते हैं, यूनान ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का प्रारंभ कब किया? यूनान ने स्वतंत्रता के लिए? तो 1821 में यूनान ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। वियना शांति संधि या वियना कांग्रेस, कोई भी एक प्रश्न आ जाए तो इसका उत्तर 1815। तो वियना शांति संधि किस वर्ष हुई? 1815 में हुई। क्यों हुई थी? क्योंकि मित्र देशों ने यानी कि शक्तिशाली देशों ने फ्रांस के शासक नेपोलियन को हरा दिया था और फ्रांस में दोबारा से निरंकुशवादी शासन लागू कर दिया गया। प्रश्न नंबर 14 महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को कितने सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, या कितने टोल टैक्स? भाई हमें सीमा शुल्क हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में टोल टैक्स। तो व्यापारी को कितने टोल टैक्स नाकों से गुजरना पड़ता था 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाते हुए? तो इसका सही उत्तर 11 नाकों से गुजरना पड़ता था और 5 से 10% तक टैक्स देना पड़ता था। इसका मतलब 100 की चीज़ हो तो 11 नाकों के बाद क्या वैल्यू रहेगी उसकी? कुछ भी नहीं। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 1834 में प्राशा की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया। शुल्क संघ मतलब भाई टैक्स ग्रुप, जहाँ से टैक्स इकट्ठा करते हैं, उसका क्या नाम रखा गया? जोल्वेराइन। या परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए कि जोल्वेराइन शुल्क संघ कब स्थापित किया गया? तो 1834 में। और कहाँ किया गया? प्राशा में। तो 3 प्रश्न बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 1815 में किन किन शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया, यानी किन किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया? ब्रिटेन, रूस, प्राशा, ऑस्ट्रिया, केवल ए और बी दोनों, यानी कि बेटा इन चारों ने मिलकर, और इससे भी अधिक थे तो ए और बी दोनों। डी आंसर आएगा इसका। आंसर डी है। ब्रिटेन, रूस, प्राशा, ऑस्ट्रिया आदि यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया और वियना की शांति संधि स्थापित की गई। प्रश्न नंबर 17 नेपोलियन ने कितने राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ स्थापित किया? तो बेटा 39 राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया था नेपोलियन ने। प्रश्न नंबर 18 वियना कांग्रेस यानी वियना की मीटिंग हुई या वियना की शांति संधि, उसकी अध्यक्षता किसने करी? कौन था प्रेसिडेंट, कौन था चेयरमैन ऑफ दिस मीटिंग? तो ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में फ़र्क है बेटा, ऑस्ट्रिया यूरोपीय महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया खुद का एक महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने अध्यक्षता करी, ठीक है, वर्साई के महल, वियना के महल में। प्रश्न नंबर 19 इटली का वह युवा क्रांतिकारी जिसने यंग इटली और यंग यूरोप नाम से 2 गुप्त संगठन बनाए, कौन था वो व्यक्ति? जिउसेप्पे मैत्सिनी एक इटली का युवा क्रांतिकारी था जिसने इटली का एकीकरण करने में हेल्प करी। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी में, वैसे इटली में जिउसेप्पे मैत्सिनी, गैरिबाल्डी और एक और थे, उन्होंने मिलकर इटली का एकीकरण किया। और 2 गुप्त संगठन थे जिउसेप्पे मैत्सिनी के, यंग इटली और यंग यूरोप। ये भी आ सकता है कि जिउसेप्पे मैत्सिनी के 2 संगठन कौन से हैं? तो यंग इटली, यंग यूरोप नामक 2 अंडरग्राउंड गुप्त संगठन थे। प्रश्न नंबर 20
ये कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, पूरी बुक में एक ही महत्वपूर्ण कथन है कि जब फ्रांस छींकता है बेटा, जब स्नीज करता है फ्रांस तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। ये किसने कहा है? ये ड्यूक मेटरनिक ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि फ्रांस में जो भी घटना घटती है उसका संबंध पूरे यूरोप में पड़ता है। तो इस तरह हम इस वीडियो को एंड करते हैं। जल्द ही इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ज़्यादा होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और NB ई लर्निंग से जुड़े रहें। धन्यवाद।